सोयन ने जून के साथ रहने के लिए हाँ तो कह दिया था, पर उसके मन में अभी भी एक अजीब सी कश्मकश चल रही थी कि कहीं वो जून के ऊपर एक बोझ तो नहीं। और दूसरी तरफ जून सोयन को कंफर्टेबल फील कराने के लिए हर वो मुमकिन चीज कर रहा था, पर सोयन को उसकी कोशिशें सिर्फ और सिर्फ पैसों की बर्बादी लग रही थी और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। क्योंकि जून सोयन के एक महीने के खर्च के बराबर का पैसा अपने डिनर में ही खर्च कर दिया करता था। जून सोयन का ध्यान एकदम अपनी फैमिली मेंबर की तरह रख रहा था और सोयन भी जून के घर में अब सुकून से रहने लगा था। दूसरी तरफ मीजू अभी भी सोयन के रिजेक्शन को लेकर अपसेट थी। सोबिन और योंग उसे खाना खाने के लिए भी बुलाते हैं, पर वो नहीं मानती, तो वो दोनों ही खाने की तारीफ करते हुए खाना खाने लगते हैं और इसी तरीके से मीजू का भी मन खाने की तरफ ललचा जाता है और वो भी उन दोनों के साथ डिनर करती है। योंग बहुत अच्छी तरीके से जानती थी कि मीजू सोयन को बहुत पसंद करती है, पर फिर भी उसके बर्ताव में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि वो मीजू को अपनी कंपटीशन की तरह नहीं देखती थी। इनफैक्ट अगर सोयन मीजू के प्रपोजल को हाँ भी कह देता तो योंग सोयन के लिए बहुत खुश होती। आखिर वो सोयन की खुशी ही चाहती थी, फिर चाहे वो योंग के साथ हो या फिर मीजू के साथ। जून सोयन के साथ मस्ती करते हुए उसकी अंडरवेयर बलून से बांध देता है ताकि वो सोयन को समझा सके कि सोयन को अपनी अंडरवेयर खुद से ही फोल्ड करनी चाहिए। सोयन भी जब अपनी अंडरवेयर बलून से बंधी देखता है तो वो जून पर गुस्सा नहीं करता और चुपचाप से अपनी लॉन्ड्री फोल्ड करता है। मीजू योंग को बताती है कि उसने सोयन को प्रपोज किया, तो योंग उससे पूछती कि क्या तुम्हें दुख है इस बात का कि सोयन ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। तो मीजू उससे कहती है कि आज नहीं तो कल ये होना ही था। मुझे इस बात की खुशी कि एटलीस्ट मैंने अपनी फीलिंग्स सोयन को तो बता दी। मीजू योंग से ये भी कहती है कि उसे ये नहीं पता था कि सोयन के रिजेक्शन से उसे इतना दर्द होगा। मीजू की सारी बातें सुनने के बाद योंग उससे कहती है एटलीस्ट तुमने अपनी फीलिंग्स मेरी तरह छुपाई तो नहीं। मीजू योंग से पूछती भी कि तुमने अपनी फीलिंग्स अब तक की सोयन से क्यों नहीं कही। तो योंग उससे कहती है कि उसे डर है कि वो सोयन से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के बाद उसे हमेशा के लिए ना खो दे। अगले दिन सोबिन जब प्रोफेसर यू के साथ काम कर रही थी तब वो नोटिस करती है कि प्रोफेसर यू उस वीडियो को देख रहे थे जिसमें सीनियर जून की पिटाई कर रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो उन्हें जून को दर्द में देखकर बहुत गुस्सा आ रहा है। प्रोफेसर यू सोबिन से पूछते भी कि क्या वो इस इंसिडेंट के बारे में कुछ जानती है, तो सोबिन उन्हें बताती है कि इस इंसिडेंट के समय जून सोबिन को उन बदमाश सीनियर्स से प्रोटेक्ट कर रहा था। सोबिन की ये बात जानने के बाद प्रोफेसर यू को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि सोबिन और जून काफी क्लोज है। वो सोबिन से पूछते भी कि वो जून के बारे में क्या सोचती है, तो सोबिन उनसे ज्यादा कुछ नहीं कह पाती। प्रोफेसर यू सोबिन से ये भी कहते कि वो ये सब इसलिए जानना चाहते क्योंकि वो इस डिपार्टमेंट के हेड है, पर सोबिन उनसे कह देती कि वो जानती कि प्रोफेसर यू और जून एक दूसरे के सगे भाई है। ये बात सुनते ही प्रोफेसर यू एकदम हैरान हो जाते और सोबिन से पूछते कि उसे ये बात किसने बताई। तो सोबिन प्रोफेसर यू को सब सच बता देती है कि उसे ये बात जून से पता चली। सोबिन जब जून से मिलती है तो वो उसे बताती भी है कि उसके बड़े भाई उसकी बहुत चिंता करते, पर जून को लग रहा था कि उसके बड़े भाई सोबिन के सामने दिखावा कर रहे होंगे। थोड़ी देर बाद जब सोबिन अपनी क्लासेस के लिए जा रही थी तो बदमाश सीनियर सोबिन से मिलते और उससे कहते कि वो उससे माफी मांगना चाहते और बाकी बदमाश सीनियर्स भी सोबिन से उस दिन के लिए माफी मांगना चाहते और वो उसका वेट एक कैबिन में कर रहे हैं। भोली सोबिन को लग रहा था कि ये सीनियर सच में उससे माफी मांगना चाहते और वो बगैर किसी सवाल जवाब के सीनियर के साथ उस कैबिन में चली जाती है। कैबिन में पहुंचने के बाद सोबिन को थोड़ी चीजें अटपटी लगने लगी थी क्योंकि बाकी तो बदमाश सीनियर्स वहाँ पर मौजूद नहीं थे। सीनियर सोबिन को कुछ पीने के लिए देता है और साथ ही साथ उसका एक प्रैंक वीडियो बनाता है जो कि एक वेबसाइट पर लाइव चल रहा था। कोइंसिडेंटली जून को उस वीडियो के बारे में पता चल जाता है और वो भागते हुए उसी कैबिन में जाता है जहाँ पर सोबिन है। जून सोबिन को कॉल करने की कोशिश भी करता है ताकि वो उस सीनियर के इरादों से सोबिन को बचा सके, पर सोबिन जैसे ही अपना फोन हाथ में उठाती है वो सीनियर उसके हाथ से फोन छीन लेता है और सोबिन को असॉल्ट करने लगता है। पर लकीली तभी ही जून वहाँ पर पहुँच जाता है और उस सीनियर को जोरदार पंच मारता है। जून उस सीनियर को और मारने वाला होता है कि वो सीनियर उससे माफी मांगने लगता है। उस सीनियर को ऐसी हालत में देखकर जून को अपने बचपन की याद आती है और वो सीनियर को और नहीं मारता और सोबिन को कंसोल करने जाता है, पर सीनियर अपनी हरकतों से कहां बाज आने वाला था। वो जून पर पीछे से अटैक करता है और उन दोनों के बीच जोरदार फाइटिंग होती है, पर तभी वहाँ पर योंग आती है और उस सीनियर को मजा चखाती है। उस बदमाश सीनियर को अपनी हरकतों के चलते पुलिस के द्वारा अरेस्ट भी कर लिया जाता है। उसी शाम जून का बड़ा भाई उससे मिलने आता है और उससे पूछता है कि उसने उन सीनियर्स का डटकर सामना क्यों नहीं किया। अपने बड़े भाई की ये बात सुनकर जून हंसने लगता है और उससे कहता है कि तुम्हें मेरी इतनी चिंता कब से होने लगी। जून अपने बड़े भाई से ये भी कहता है कि उन सीनियर्स की मार तुम्हारे दिए हुए जख्मों के आगे कुछ भी नहीं है। याद है तुम्हें, बचपन में तुमने मुझे इतना मारा था कि मैं बेहोश हो गया था और तब भी तुमने हमदर्दी नहीं जताई थी, तो अब क्यों जता रहे हो। जून की सारी बातें सुनकर उसके बड़े भाई की आंखों में पानी आ जाता है। वो जून को कुछ समझाने की कोशिश भी करता है, पर जून उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। उसी रात जून को एक भयानक सपना आता है कि उसका बड़ा भाई उसे मार रहा है। जून अपने सपने से इतना डरा हुआ था कि वो कांपते हुए उठता है। थोड़ी देर बाद जब सोयन घर पर आता है तो वो जून को ऐसी हालत में देखकर उसे कंसोल करता है
अगले दिन चानकी को इस बात की चिंता खाई जा रही थी कि सोबिन जून के साथ खुश तो है ना। चानकी को अपने बचपन की बात भी याद आती है कि जब सोबिन के मॉम एंड डैड का डिवोर्स हुआ था, तब जाते वक्त सोबिन की मॉम ने उससे कहा था कि चानकी को हमेशा बुरे लोगों से सोबिन को प्रोटेक्ट करना होगा। अब चानकी को ऐसा लग रहा था कि सोबिन को उसके प्रोटेक्शन की और जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद से अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल करने में सक्षम है। सोबिन के दूर जाने के गम में चानकी ड्रंक हो जाता है और तभी वो योंग से मिलता है। योंग को देखते ही चानकी उसके साथ में फ्लर्ट करने लगता है। योंग चानकी के फ्लर्टियस बिहेवियर को तो रिस्पॉन्स नहीं करती है, पर वो दोनों ही एक दूसरे से बातें करते हैं अपनी अधूरी लव स्टोरी के बारे में। अगले दिन सोइन के फेवरेट प्रोफेसर एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं। उस ट्रिप के बारे में जब योंग को पता चलता है तो वो सोबिन और मीजू को उस ट्रिप पर इनवाइट करती है। सोबिन भी जून को अपने साथ ट्रिप पर चलने के लिए कहती है और जून सोइन से कहता है कि वो उन सब लोगों के साथ में ट्रिप पर चले। सोइन पहले तो इस ट्रिप पर जाने से मना कर देता है, पर जैसे ही उसे पता चलता है कि ये ट्रिप उसके फेवरेट प्रोफेसर ने ऑर्गेनाइज की है, वो झट से मान जाता है। जून को इस बात को थोड़ा बुरा लगता है और वो सोइन से पूछता भी है कि क्या तुम मुझसे ज्यादा अपने प्रोफेसर को पसंद करते हो, क्योंकि मेरे कहने पर तो तुम ट्रिप के लिए माने नहीं। और अपने फेवरेट प्रोफेसर का नाम सुनते से झट से मान गए। सोइन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। दूसरी तरफ योंग चानकी को भी इस ट्रिप पर इनवाइट कर लेती है। ट्रिप पर सभी लोग मिलकर पुट योर फिंगर डाउन वाला गेम खेलते हैं। इस गेम के अनुसार ग्रुप में मौजूद कोई भी एक इंसान एक ऐसी चीज बताएगा जो कि उसने करी हो या फिर वो करना चाहता हो, और वहाँ पर मौजूद बाकी सारे लोगों में से जिसने भी वो चीज करी होंगी वो अपनी एक उंगली नीचे करेंगे। गेम के चलते जब चानकी का टर्न आते तो वो कहता है कि अगर तुम यहाँ पर मौजूद किसी एक लड़की को पसंद करते हो तो अपनी उंगली नीचे करो। जून और चानकी तो अपनी उंगली नीचे करते ही है, पर साथ ही साथ सोयन भी अपनी फिंगर फोल्ड करता है। सब लोग ये देखकर हैरान थे और जून तो सोयन से पूछता भी है कि तुम्हें अपनी उंगली तभी ही फोल्ड करनी थी जब तुम यहाँ पर मौजूद किसी एक लड़की को पसंद करते हो। तो बदले में सोयन जून से कहता है कि मैं जानता हूँ सोयन किसे पसंद करता है, क्या वो मीजू है या फिर योंग या फिर सोबिन। जानना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। गेटिंग बैक टू द सीन, सोइन की उंगली नीचे देखकर मीजू और योंग की आंखें तो फटी की फटी ही रह जाती है, क्योंकि वो लोग भी जानना चाहते थे कि आखिर सोइन पसंद किसे करता है। थोड़ी देर बाद जब सब लोग बात कर रहे होते हैं तो सोइन सब लोगों के सामने प्रोफेसर से पूछता है कि क्या आपकी लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट आया है जिसकी वजह से आपकी लाइफ बदल गई हो। इस सवाल का जवाब देते हुए प्रोफेसर कहते हैं कि मैं जब कॉलेज में था तब मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे डंप कर दिया था, और ब्रेकअप के बाद मैं बस इसी बारे में सोचता रहता था, क्योंकि मैं गरीब हूँ इसी वजह से मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया। प्रोफेसर ये भी बताते हैं कि वो दिन रात अपनी गर्लफ्रेंड को कोसते रहते थे, पर कुछ सालों बाद उन्हें पता चला था कि उनकी गर्लफ्रेंड ने अपनी बीमारी के चलते प्रोफेसर को छोड़ दिया था। इस बात से प्रोफेसर को ये सीख मिली थी कि उन्हें हमेशा देखी दिखाई चीजों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच का कोई भरोसा नहीं होता, वो कभी भी आकर हमारी जिंदगी तबाह या फिर आबाद कर सकता है। प्रोफेसर की ये सारी बातें सुनकर जून को अपने बचपन का एक इंसिडेंट याद आता है। जून जब बहुत ही ज्यादा छोटा था तब एक बार उसने अपने भाई को ऊपर की शेल्फ पर रखी हुई ट्रॉफी निकालने के लिए कहा था। जून के बड़े भाई के हाथों में दर्द था तो वो भी ट्रॉफी तक नहीं पहुंच पाता है, पर वो जून से कहता है कि वो डैड से कहकर उसकी ट्रॉफी निकलवा देगा ताकि जून उस ट्रॉफी के साथ खेल सके। अगली सुबह हम देखते हैं कि नन्ही जून के चेहरे पर कई सारे जख्म और मारने के निशान थे। नन्हा जून जब अपनी नींद से जागते तो अपने बड़े भाई को अपने सिरहाने बैठे देखता है। जून का बड़ा भाई उससे कहता है कि आज के बाद वो अनाथ है, ना ही उसके पास में उसकी माँ है ना ही उसके पापा। नन्ही जून को ये बात समझ नहीं आती और वो जोर जोर से रोने लगता है। थोड़ी देर बाद जून जब अपने बड़े भाई के रूम में जाता है तो वो देखता है कि उसका बड़ा भाई कोने में बैठकर रो रहा था और जून से माफी मांग रहा था। एट प्रेजेंट जून जब उस खौफनाक इंसिडेंट के बारे में फिर से सोच रहा था तो उसे याद आता है कि वो उसके पापा थे जिसने उसे इतनी बेरहमी से मारा था। इतने सालों तक जून को लग रहा था कि उसकी इस हालत के पीछे उसका बड़ा भाई ही है, पर आज जाके उसे पता चला था कि उसके गुनहगार और कोई नहीं बल्कि उसके खुद के पापा ही है। जून को जैसे ये बातें याद आती वो अपने बड़े भाई को कन्फ्रंट करने जाता है और उससे पूछता भी है कि उसने इतने सालों तक जून से झूठ क्यों कहा। जून का भाई बस शांत खड़ा था और उसे ऐसे देखकर जून का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और इसी सीन के साथ एपिसोड खत्म होता है। मतलब इतने समय तक जून का बड़ा भाई उसे बस अपने मॉम एंड डैड से बचा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि जून जब भी उसके डैड के सामने आएगा वो उसके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा व्यवहार करेंगे और उनकी मॉम भी जून की सुरक्षा नहीं कर पाएंगी क्योंकि वो खुद अपने हस्बैंड से डरती है। पर ये जानना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि जून के बड़े भाई ने उसे इतने सालों तक सच क्यों नहीं बताया। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सी या।